हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका ज्योग्राफी पार्ट का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो है मानचित्र। तो मानचित्र की ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमें इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उनकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हमें ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे मानचित्र के बारे में पढ़ना है कि मानचित्र क्या है। दूसरा, हमें मानचित्र के प्रकार के बारे में पढ़ना है। भौतिक मैप, राजनीतिक मैप, थीमेटिक मैप, सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना है। अगला पॉइंट आएगा हमारा मानचित्र के घटक। मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। रेखा चित्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और खाका क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। मानचित्र क्या होता है? जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। उस पर हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। लेकिन जब हमें किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो हम ग्लोब से नहीं कर सकते। ग्लोब की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिसके द्वारा ग्लोब पर हम ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं कर सकते। अगर हमें किसी विशेष स्थान की जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे गांव, शहर, कस्बे की जानकारी करनी है, तब हम मानचित्र के बारे में देखते हैं। तो मानचित्र होता क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक रेखा चित्र होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी स्थान का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ग्लोब हमारा गोल होता है, जबकि जो मैप्स होता है, जो नक्शा होता है, जो मानचित्र होता है, वो एक सादा कागज़ पर बना हुआ नक्शा होता है। तो हम गोलाकार पृथ्वी की सतह को, जो चपटी है, उसे पूरी तरह से फैला नहीं सकते। आप यहाँ पर मानचित्र को देख रहे हैं, जिसमें ये मानचित्र गांव की जानकारियाँ दे रहा है, रास्तों की जानकारियाँ दे रहा है, विद्यालय की जानकारी दे रहा है, रेल लाइन की जानकारी दे रहा है, पेड़ पौधों की जानकारी दे रहा है, तालाब की जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से मानचित्र हमें कई जानकारियाँ प्रदान करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे चित्र को या तिथियों को दर्शाते हैं। जैसे हमने देखा, कुछ मानचित्र सड़कों को, रास्तों को, तालाबों को दर्शाते हैं, कुछ गांवों को, शहरों को दर्शाते हैं। तो छोटे छोटे मानचित्र कुछ एक विशेष तिथियों की जानकारी देते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी की किताब की तरह हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मानचित्र हो सकते हैं। ऐसी किताब जिसमें कई सारे मानचित्र होते हैं, बड़ी मात्रा में कई सारे मानचित्र होते हैं, उसको एटलस कहा जाता है। ऐसी किताब को जिसमें मानचित्र की हम विशेष जानकारियाँ पढ़ते हैं, उसको एटलस कहते हैं। एटलस जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने पर खींची गई कई मापों पर आधारित होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा माप कैसे, जो मानचित्र है कैसा बनाना है,
उसके आधार पर अलग अलग रेखाओं को खींचकर मानचित्र तैयार किए जाते हैं। मानचित्र जो हैं एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं। मानचित्र जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनमें से कुछ का हम यहाँ पर वर्णन कर लेते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और जो थीमेटिक मानचित्र, इन तीनों ही मानचित्र के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये मैप्स कैसे कैसे होते हैं और किस किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, तो पहला है हमारा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो देखिए, भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप्स। भौतिक मानचित्र जो है वो हमें प्राकृतिक आकृतियों के बारे में, जो नेचुरल स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है। तो नेचुरल स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये क्या हैं, सभी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं। इनके बारे में ये हमें जानकारी देता है कि कौन से कहाँ पर हैं। अगर हमें मैप बनाते समय कहीं पहाड़ और पर्वतों को दर्शाना है तो हम भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक भौतिक मानचित्र दिखाया है जो पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। चलिए अगला मैप देखते हैं। अगला है हमारा राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल्स मैप। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। भौतिक मैप के इतर राजनीतिक मैप जो होते हैं किसी भी स्थान, नगर, शहर, गांव की सीमाओं को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, शहरों, नगरों एवं गांव तथा विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। ऐसे मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आप ये भारत का राजनीतिक मैप देख रहे हैं जिसमें भारत के सभी राज्यों की सीमाओं को दर्शाया गया है। तो ऐसे मैप को हम राजनीतिक मैप कहते हैं। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होता है। तो थीमेटिक मैप हमें कुछ विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि हमें देखना है भारत में सड़कें कहाँ कहाँ हैं, भारत में नदियाँ कहाँ कहाँ बहती हैं, तो थीमेटिक मैप्स जो होते हैं हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। सड़क, वर्षा कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, वन कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, उद्योग कारखाने कहाँ पर हैं। तो इस तरह की जो जानकारी जिस मैप से हमें मिलती है उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मैप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो हमें कौन कौन सी जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप एक थीमेटिक मैप को देख रहे होंगे जो भारत में वार्षिक वर्षा को दर्शाता है कि कहाँ पर कितनी वर्षा होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र के घटक। मानचित्र को जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सी वस्तुओं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो मानचित्र के घटक की बात करें तो ये 3 होते हैं। एक दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान हमें मानचित्र बनाते समय रखा जाता है।
अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो मानचित्र बनाते समय त्रुटियां हो सकती हैं। तो हमें मानचित्र बनाते समय जो मानचित्र के घटक हैं इन सभी का विशेष का ध्यान रखना होता है। तो मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को कागज के एक छोटे से पन्ने पर दर्शाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है। पृथ्वी के किसी एक हिस्से का या किसी एक छोटे से स्थान का भाग का कोई पार्ट हम जब मानचित्र को कागज पर दर्शाते हैं, उसका आरेखण करते हैं, तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन इसे बनाते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती जाती है ताकि स्थानों के बीच की दूरी जो है वो वास्तविक रहे। यानी जितनी दूरी रियल में दो स्थानों के बीच की है उतनी ही दूरी हमारे मैप पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मानचित्र हमारा जो है वो सही नहीं होगा। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। मान लीजिए जैसे ये ए नगर है कोई और ये बी नगर है कोई, इन दोनों के बीच की दूरी रियल में है 200 मीटर। तो अब इनको अगर हम कागज पर दर्शाएंगे तो 200 मीटर दूरी कागज पर तो दर्शा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, 200 मीटर दूरी को दर्शाने के लिए हम कर सकते हैं 50 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 50 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर पर दर्शाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ए यहाँ और बी यहाँ, तो इन दोनों के बीच में हम कागज़ पर 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी दूरी को कागज़ पर दर्शा सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम मानचित्र बनाते हैं तो दूरी को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानचित्र का पैमाना। इसी के जो हैं सारे उद्देश्यों के लिए एक पैमाना चुना जाता है कि मैप को कैसे बनाना है। तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी के बीच में एक अनुपात होता है। पैमाना जो है वास्तव में कितनी दूरी है और जो हम मानचित्र बना रहे हैं उस पर कितनी दूरी है, उन दोनों के बीच की दूरी का अनुपात होता है। जैसे देखिए कि हम मानते हैं आपके जो विद्यालय है और आपके विद्यालय से आपके घर के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है। ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है बी पॉइंट पर। जैसे हमने पिछले बताया उसी के अनुसार इसके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर की दूरी को कागज पर नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, तो हम क्या करें, 5 किलोमीटर जो है उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेते हैं। तो अब कागज़ पर बनाते समय हमारा जो रेशियो जो पैमाना रहेगा वो पैमाना हमारा रहेगा 5:1 का। यानी रियल में जो दूरी है वो 5 है, लेकिन जब हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। जैसे ही जब उस मैप का हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद जब हम उसकी वास्तविक दूरी मापेंगे जानेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर 5 के अनुसार से उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम कोई पैमाने को बनाते हैं मानचित्र बनाते समय। रेखा चित्र पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र के किसी भी स्थान के बीच की दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं,
क्योंकि पैमाना तो हर मानचित्र पर दिया ही होता है कि इतने अनुपात बराबर इतना, तो उसके आधार पर आप किसी भी स्थान की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब पैमाने भी मानचित्र को प्रयोग करते समय दो तरीके से करते हैं, एक छोटा और एक बड़ा पैमाना। जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप और देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम क्या करते हैं, छोटे मानचित्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि ज़्यादा दूरी को हम बहुत कम अनुपात में दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो ऐसे पैमानों को हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। वहीं इसके विपरीत, इसके अलग हम देखें, बड़ा पैमाना क्या होता है, तो बड़ा पैमाना किसी गांव या शहर को जब हम कागज़ पर दर्शाते हैं, तब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम बड़ा पैमाना कहते हैं। जैसे अगर हमें 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाएं, तो इस प्रकार का जो मानचित्र होता है वो बड़ा मानचित्र होता है, क्योंकि इसमें हम बड़ी बड़ी दूरियों को दर्शा रहे हैं। वहीं बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे स्थान के लिए बनाए जाते हैं, तो उसके आधार पर हम कुछ ज़्यादा जानकारियों को एकत्र कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये अलीगढ़ जनपद का मानचित्र है। इसमें हम सभी ब्लॉक्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं, सभी तहसीलों के बारे में जानकारी कर सकते हैं, इस ज़िले में कितने थाने हैं, कहाँ हैं, ये सभी जानकारी कर सकते हैं। तालाब कहाँ पर हैं, सड़कें कहाँ हैं, रेल लाइन कहाँ है इस ज़िले में। तो ये हमें बहुत सारी जानकारियाँ दे रहा है इस ज़िले की, क्योंकि ये बड़ा मैप है। चलिए, तो अब आप छोटा पैमाना और बड़ा पैमाना दोनों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिशा। तो मानचित्र बनाते समय हमें दिशा का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। सभी मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है। कोई भी मानचित्र हो तो उसमें इधर वाली साइड में ऊपर की तरफ एरो का निशान जरूर होता है। वो एरो का निशान जो है हमें उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है कि इधर की साइड में उत्तर दिशा है। जब हमें किसी भी मैप को पढ़ते समय उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है, तो बाकी दिशाओं को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः उत्तर दिशा को ऊ अक्षर से दर्शा देते हैं। यह तीर जो है हमें उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसको उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जान जाते हैं तो आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको हम प्रधान बिंदु कहते हैं। आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। तो इन सभी जो चारों बिंदु हैं इनको हम प्रधान बिंदु कहते हैं। और इन चारों के बीच में 4 और दिशाएं होती हैं जो हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। जैसे आप इसमें देखिए, ये हमारी दिशा उत्तर है और ये पूर्व है और ये है उत्तर। तो इसके बीच में जो दिशा होती है उसे कहते हैं उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इधर जो बीच में दिशा है यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसे बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये जो दिशा है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। और इसी तरह से पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार से 4 और दिशाओं को हम पढ़ते हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम कई सारे स्थानों को क्या कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं इन स्थानों की। चलिए, अब आपको दिशाओं के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, कितनी होती हैं और ये हमारे मानचित्र के लिए कितनी प्रभावी होती हैं। आगे हम देखते हैं दिक्सूचक। दिक्सूचक क्या होता है? दिक्सूचक यानी कि हमें
दिशा बताने वाला यंत्र जो होता है उसको हम दिक्सूचक कहते हैं। दिक्सूचक की सहायता से हम किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है, मैकेनिज्म है जो मैग्नेटिक के द्वारा चलता है। तो इसमें आप दो सुइयां देख रहे होंगे। ये दोनों सुइयों की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही रहती है। आप इसे कहीं भी ले जाइए और वहाँ जाकर रख दीजिए तो इसकी जो सुई है, एक सुई उत्तर दिशा की तरफ होगी और दूसरी सुई दक्षिण दिशा की तरफ होगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सीधे सीधे उत्तर जो पूर्व और पश्चिम दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं। तो दिक्सूचक की सहायता से हम किसी भी स्थान की दिशा का पता कर सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगा लेते हैं। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है। ये जो सुई है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहेगी। इसकी सहायता से हम दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप दिक्सूचक के बारे में भी जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, यानी कि प्रतीक। मानचित्र को पढ़ते समय हमें प्रतीकों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मानचित्र को पढ़ते समय या बनाते समय हमें बहुत सारी परेशानी हो सकती है, जैसे कि हम मानचित्र को बना रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि कच्ची सड़क कहाँ है, पक्की सड़क कहाँ है, नदी कहाँ है, तालाब कहाँ है, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, बैंक्स कहाँ हैं, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है। तो मैप बनाते समय इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो प्रतीक जो है मानचित्र का तीसरा और प्रमुख घटक है। इनके द्वारा मानचित्र को बनाने में और ज़्यादा आसानी होती है, वस्तुओं को दर्शाने में और ज़्यादा आसानी होती है। किसी भी मानचित्र का विस्तार, आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुआं को दर्शाना संभव नहीं होता है, इन सभी चीज़ों को। तो इसीलिए वह निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में हमें अधिक जानकारी देते हैं। तो मानचित्र में हम कुछ चिन्हों, प्रतीकों और रंगों का प्रयोग करते हैं जिसके आधार पर हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और साथ ही इनका अध्ययन भी किया जा सकता है। तो उसके अध्ययन के आधार पर हम पता कर सकते हैं चिन्हों को देख कर के ये मंदिर है, ये कच्ची सड़क है, ये पक्की सड़क है, ये पुल है। तो मानचित्र में प्रतीक हमें बहुत सारी सुविधा प्रदान करते हैं। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, किसी स्थान पर गए और वहाँ का जब आप मैप देख रहे हैं, आप भाषा नहीं जानते हैं तथा किसी दिशाओं के बारे में पूछ नहीं सकते हैं, जब भाषा ही नहीं जानते हैं तो पूछ ही नहीं सकते, तब आप मानचित्र में दिए गए चिन्हों की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मानचित्र में जो चिन्ह होते हैं वो एक प्रकार से सभी स्थानों पर एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। यह जो चिन्ह होते हैं इनको हम रूढ़ि प्रतीक कहते हैं और इनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है या सहमति है जिसके आधार पर इन चिन्हों को बनाया जाता है। विभिन्न रंगों का भी प्रयोग मानचित्र में इसी तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का प्रयोग हम मानचित्र में करते हैं जलाशयों को दर्शाने के लिए, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, और जो पीला रंग होता है मानचित्र में हम उसको पठारों को दर्शाने के लिए, और हरा रंग का प्रयोग जब हम मानचित्र में करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम मैदानों को दर्शाने के लिए करते हैं, क्योंकि मैदान हरे होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं मानचित्र को बनाने में, जिससे कि मानचित्र में हर चीज़ को आसानी से दर्शाया जा सके। चलिए अब आप प्रतीक के बारे में समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्र में प्रयोग किए जाने वाले कुछ चिन्ह हैं।
जैसे बड़ी लाइंस, रेल की बड़ी लाइंस होती है उसको इस तरह के चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती है। मीटर लाइंस होती है उसको इस तरह से, और जो रेलवे स्टेशन होता है वो उसको इस तरह से दर्शाया जाता है। लाइन के सारे एक पॉइंट बनाकर उस पर RS लिख दिया जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है। मानचित्र में हम कच्ची और पक्की सड़क को बनाते समय डबल बराबर में रेखाएं होती हैं, वो पक्की सड़क को दर्शाती हैं, और जो डबल बराबर में डॉट डॉट वाली लाइंस होती हैं वो कच्ची सड़क को दर्शाती हैं। वहीं देश की अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सीमा को दर्शाने के लिए हम कुछ इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नदी के लिए हम इस तरह का, कुएं के लिए इस तरह का, तालाब के लिए इस तरह का, नहर हो तो इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और जहाँ कहीं भी पुल होता है तो हम इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वहीं मंदिर के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मस्जिद के लिए इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। गिरजाघर और जो छतरी होती हैं उनके लिए इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन को दर्शाने के लिए हम PO, PTO, RS का प्रयोग करते हैं। वहीं बस्ती कहाँ पर है और कब्रिस्तान कहाँ पर है तो इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों के लिए इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वहीं घास को दर्शाने के लिए इस तरह की घास का प्रयोग किया जाता है। आप इनको एक बार से दोबारा देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो सभी चिन्हों को आप समझ जाएंगे और उसके बाद किसी भी मानचित्र का अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब वो देख लेते हैं रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त के लिए तथा स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। जैसे हम बहुत सारे जो मैप्स बनाते हैं उन मैप्स में कोई फिक्स दूरी या कोई विशेष स्थान की दूरी को सामान्यतः सही न दर्शाते हुए हम क्या कर लेते हैं, उसे याददाश्त के तौर पर सीधे ऐसे ही बना लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए मैं कहूँ कि ये एक नगर है, ये एक नगर है, यहाँ से इधर से होती ये एक रास्ता गया, तो ये जो हमने बना लिया ये रेखा चित्र है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है जहाँ के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दर्शाना होता है। तो हम कह देते हैं ये हमारा एक गांव है, इस गांव के सापेक्ष में यहाँ पर एक नदी बहती है, ये गांव है तो इसके सापेक्ष में यहाँ ऐसे होकर नदी गुजरती है, यहाँ पर शहर पड़ता है, यहाँ बाजार है। तो इस तरह से हम जो मैपों को बना लेते हैं उन मैपों को हम रेखा चित्र कहते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तब आपका मित्र अपने घर के रास्ते के बारे में बताने के लिए आपको एक कच्चा आरेखण बना देगा। कहेगा दोस्त ये मेरा घर है, आप यहाँ आना चाहते हैं, ये तुम्हारा घर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाने के बाद 2 किलोमीटर चलेंगे तो वहाँ से थोड़ा लेफ्ट की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ जाने के बाद यहाँ से सीधा चलेंगे और सीधा चलने के बाद दाएं मुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो मेरा घर आ जाएगा। तो इस तरह के जो मैप बना दिए जाते हैं उन मैपों को हम साधारणतः रेखा चित्र कहते हैं। तो इस प्रकार कच्ची आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इससे रेखा चित्र को, ऐसे रेखा चित्रों को हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। चलिए तो अब आप रेखा चित्र के बारे में भी समझ गए होंगे। आप यहाँ पर एक साधारण सा रेखा चित्र को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है खाका। खाका क्या होता है? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। एक कोई छोटा स्थान है और उसका बड़े पैमाने पर अगर हम मानचित्र या रेखा चित्र बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी, जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र पर नहीं दर्शाया जा सकता,
उसको कैसे मापेंगे? उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींचते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। तो अब आप समझ गए। तो खाका क्या होता है? जब हम बड़े पैमाने पर रेखा चित्रों को खींचते हैं, जैसे क्योंकि मानचित्र पर हम किसी कमरे की या किसी मकान की लंबाई चौड़ाई को नहीं दर्शा सकते, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? खाका का प्रयोग करके उन कमरे या उन स्थानों की लंबाई चौड़ाई या और बहुत सी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे, और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।